फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में याद रखिएगा कि इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमें वही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो वो हीट कन्वर्ट हो जाएगी किस में, वर्क डन में, इंटरनल एनर्जी के चेंज में। आप किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के चेंज में और हीट में। लेकिन ओवरऑल हमारे पास किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। फिर इसकी स्टेटमेंट भी इस तरह से लिखी जाती है और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और फिर इसी इक्वेशन को आप इंटरनल एनर्जी के चेंज की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि इंटरनल एनर्जी का चेंज हीट और वर्क के डिफरेंस के इक्वल आता है। लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि जब आप इनको अप्लाई करोगे तो आप इनके साथ साइंस को लिखना नहीं भूलोगे। अगर आपने इन साइंस को लिखना भूल दिया, यूज़ करना भूल दिया, आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। और साइंस की बात ऊपर कर चुके हैं। अगर हीट गिवन टू द सिस्टम है हीट पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम है पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है चेंज नेगेटिव, हीट सिस्टम से एक्सट्रैक्ट हो रही है हीट नेगेटिव, और वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये साइंस अगर आप लोगों ने सही सब्स्टिट्यूट कर दिए तो आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो साइन इंपॉर्टेंट है कि साइन आपके पास यहां पर प्रॉपरली अप्लाई करने हैं। अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आपके पास आंसर जो होगा वो ठीक नहीं आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि फार्मूला को यूज करना आपको आ जाए और फिर आज का लेक्चर खत्म। एक लास्ट में बात करेंगे तो उसके बाद बताऊंगा कि कल हमने क्या करना है। क्वेश्चन है 500 जूल ऑफ हीट is given to the system and system performs 350 joule work. Calculate change in internal energy. अब ये जो क्वेश्चन आपके पास था इसमें देखें कि 500 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो हीट दे रहे हो पॉजिटिव आएगी, एंड सिस्टम परफॉर्म्स 350 जूल, सिस्टम ने परफॉर्म किया, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या फाइंड करना है, इंटरनल एनर्जी का चेंज, फार्मूला के अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंस, या आ जाएगा 500 माइनस 350, आपका आंसर आ गया 150 जूल। अब एक चीज और मैं साथ ही साथ इसे पूछ लेता हूं, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये कहता हूं कि इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी है वो 100 जूल है, तो इसी क्वेश्चन में बताएं कि फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी है। जी बिल्कुल 250 होगी। उसकी रीजन, ये साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, पॉजिटिव साइन शो करता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो मतलब फाइनल जो होगा उस इनिशियल के अंदर ये डेल्टा यू ऐड होगा, ये ख्याल रखना है। तो ये आप वैसे भी कर सकते हो कि डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल है तो फाइनल इनिशियल प्लस डेल्टा यू आएगा। तो इनिशियल कितना है हमारे पास 100, तो प्लस 150, ये आएगा 250 जूल। और अगर ये साइन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आता, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो फिर 100 में से 150 सब्ट्रैक्ट होता, तो फिर क्या आता, फिर आपका आंसर आता नेगेटिव 50 जूल, कि फाइनल जो है वो डिक्रीज कर गई है। और इंटरनल एनर्जी के बढ़ने और कम होने का मतलब टेम्परेचर का बढ़ना और कम होना है, कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या बढ़ रही है या टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही है। लास्ट में जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था उसी से हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसके बारे में मैंने ये कहा था कि दैट इज अनदर स्टेटमेंट
ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम कहते हैं कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ओवरऑल जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट थी वो हम यूँ कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास उस सिस्टम के अंदर वो हीट कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल जो वर्क प्रोड्यूस होगा और उसके अलावा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी ये है कि हमें साइंस पता हो। अगर किसी सिस्टम को हीट देंगे पॉजिटिव, किसी सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो चेंज पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो चेंज नेगेटिव। ये वो वेरिएबल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि कोई भी न्यूमेरिकल हमारे पास आता है तो हम उस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकें। प्रैक्टिस बुक के सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ प्रैक्टिस बुक के सॉल्यूशन आपको वेव्स तक मिलेंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स में फर्दर करूँगा अपलोड। अब हमने आज करना क्या, सबसे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करना है 4 डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर, और फिर ये देखना है कि उन 4 डिफरेंट प्रोसेस पे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे तो उनके रिजल्ट्स क्या आएंगे। अब वो 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं? वो 4 प्रोसेस हमारे पास हैं आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। और ये तमाम जो पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल, second one is adiabatic process, third one is isobaric and fourth one is isocoric process। अब पहली बात तो ये कि हमारे पास इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हमारे पास होता है कि अगर किसी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट होगा दैट मीन्स ओवरऑल उस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर का जो चेंज है वो जीरो है। और अगर हमारे पास किसी सिस्टम में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो कल जो मैंने फार्मूला आपको इंटरनल एनर्जी का लिखवाया था उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज डिपेंड ही टेम्परेचर के चेंज पे करता है। तो टेम्परेचर का चेंज अगर आपके पास जीरो, इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब मैं फर्स्ट लॉ को अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हीट है दैट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। तो ये फर्स्ट लॉ के अंदर हमारे पास जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो क्या है, जीरो। तो डेल्टा यू अगर जीरो तो फर्स्ट लॉ आइसोथर्मल के केस में क्या बन जाएगा कि हीट इज इक्वल टू वर्क डन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वो कौन सा प्रोसेस है जहां सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है या सारा वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो पहली बात तो ये आइडियल केस है क्योंकि कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो सारी हीट वर्क में और सारा वर्क हीट में कन्वर्ट नहीं होता, लॉसेस ज़रूर अवेलेबल होते हैं। तो ये एक हमारे पास आइडियल केस बन गया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो हो तो सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास कंडीशन क्या है। याद रखिएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस को करवाने के लिए हमें इसको स्लो करवाना होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है। चाहे हमारे पास एक्सपेंशन हो चाहे हमारे पास कंप्रेशन हो, जब तक हम प्रोसेस को स्लो नहीं करेंगे हमारे पास कभी ये पॉसिबल नहीं होगा कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो और सारी की सारी हीट वर्क में या सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि लेट से हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है एक मूवेबल पिस्टन। अब यहां कोई भी गैस आइडियल प्रेजेंट है। अब मेरे पास यहां पर लोड प्रेजेंट है जो यहां प्रेजेंट है। तो अगर तो मैं इन लोड्स को स्लोली यहां से रिमूव करूंगा, इतना स्लोली रिमूव करूं कि हमारे पास ओवरऑल इस पूरे के पूरे गैस की जो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तभी ये पॉसिबल होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये गैस क्या करे, एक्सपैंड करे। और ये सारा करने के वक्त हमें करना क्या पड़ेगा, इस गैस को प्रोवाइड करनी पड़ेगी हीट। और वो सारी की सारी हीट जब पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड तो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मींस आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल है अगर हम इसको स्लो करवाते हैं, तभी ओवरऑल इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी और सारी हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जब सिस्टम को हीट देंगे तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और जब किसी सिस्टम से हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हमें वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा। इसकी मैं एग्जांपल अगर आपको यहां पर देता हूं कि इसी हमारे पास
सिलेंडर के अंदर जो लोड मैंने स्लोली रिमूव किए थे, अगर मैं उनको स्लोली अप्लाई करता हूं दोबारा, अगर मैं स्लोली उनको अप्लाई करूंगा तो गैस स्लोली कंप्रेस होगी, और जब गैस स्लोली कंप्रेस होगी तो ओवरऑल हमारी कोशिश ये होगी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये सारा काम हो रहा हो। अब हीट क्या होएगी, एक्सट्रैक्ट, और अब सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं तो ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो जब भी प्रोसेस स्लो होगा वो रिवर्सिबल भी होगा, और वो एग्जांपल किसकी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। फर्स्ट लॉ हमें ये नहीं बताता कि ये पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट लॉ बताता है कि ओवरऑल सिस्टम में एनर्जी ने कंजर्व रहना है। ये जो डायरेक्शन बताता है ना कि क्या ये प्रोसेस पॉसिबल भी है, ये हमें बताता है सेकंड लॉ। तो जब सेकंड लॉ की बात की जाती है तो सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस को कवर करता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता कहीं पर भी कि इस प्रोसेस पे इसने अप्लाई होना है या इस पे नहीं होना। हम ये पढ़ते हैं कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और इस दौरान आउटपुट वर्क डन होगा। अब लो से हाई भी हीट ट्रांसफर होती है, फर्स्ट लॉ कहेगा होती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन कैसे होती है फर्स्ट लॉ किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसलिए फर्स्ट लॉ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों पर अप्लाई होगा। अब आए नेक्स्ट आइसोथर्मल के ग्राफ की तरफ, कि आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो उसका ग्राफ कैसा होगा। ये ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा पीवी डायग्राम, प्रेशर अलोंग वाई एंड वॉल्यूम अलोंग एक्स। तो ग्राफ कैसा होगा, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं कि शुरू में मेरे पास वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है, गैस एक्सपैंड हुई स्लोली, स्लोप कम होगी, ये निशानी है कि प्रोसेस स्लो होगा, और हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे आएंगे, वॉल्यूम V2 हो जाएगा और प्रेशर P2 हो जाएगा, और हम इस कर्व को क्या बोलते हैं, हम इस कर्व को बोलते हैं आइसोथर्म। नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के हवाले से बताना चाहूं, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी, और खास तौर पे अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहा है तो उसको ये हेल्प करती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर अगर आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला होता है n नंबर ऑफ मोल्स आर जनरल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, एंड लॉग ऑफ E इनटू V2 डिवाइड बाय V1। लेकिन ये वहीं पर आप लोग यूज कर सकते हैं जहां पर आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा या लॉ की वैल्यू गिवन होगी। तो ये जो फार्मूला है ये आप लोग याद रखिएगा, कहीं पर आपको जरूरत पड़ती है तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ये फार्मूला वर्क डन फाइंड करने के लिए इन केस ऑफ आइसोथर्मल यूज होता है, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब है एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये कहा जाता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जहां हीट एक्सचेंज नहीं होती, हीट एक्सचेंज जीरो, ना सिस्टम को हीट दें ना उससे हीट लें, मतलब एक और तरह का टोटली आप कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग मीडियम बन जाएगा कि जो कंडक्ट नहीं कर रहा होगा। तो हीट एक्सचेंज यानी Q की वैल्यू हमारे पास जीरो है। अप्लाई करें फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q इक्वल है वर्क डन प्लस डेल्टा U के। अब यहां पर वैल्यू पुट करें, क्या चीज अब हमें गिवन है Q, तो अगर हमारे पास यहां Q की वैल्यू जीरो है तो इसको सॉल्व करने से क्या रिजल्ट आएगा, यहां रिजल्ट आएगा 0 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। अब मजे की चीज है यहां पर कि आपको ये इक्वेशन दो फॉर्म में मिलने वाली है, और दोनों दो डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन करेगी जो आपको फर्दर एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर मैं डेल्टा यू को लेफ्ट पे लेकर जाऊंगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू नेगेटिव होगा, और अगर मैं वर्क डन को लेफ्ट पे ले जाऊंगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये क्या एक्सप्लेन करती हैं, अब इनको रीड करना आना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए ये प्रोसेस कौन सा है। लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है वहां वर्क डन पॉजिटिव है और यहां साइन नेगेटिव है, इसका मतलब जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा इन एडियाबैटिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब वर्क डन बाय द सिस्टम है मींस एडियाबैटिक एक्सपेंशन, डेल्टा यू नेगेटिव है मींस इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस हमारे पास है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और हमें यहां पर जो साइन है नेगेटिव डेल्टा यू ये क्या बताता है, ये बताता है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब होगा कि अगर क्वेश्चन आए कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होगा तो आप कहोगे टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाए,
वर्क डन जब नेगेटिव है तो डेल्टा यू पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, हम गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये हुआ आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। और यही एमसीक्यूज होते हैं कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा। तो हमें इस इक्वेशन से पता चल गया कि अगर हमारा जो डेल्टा यू है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है दैट मींस हमारे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट, Q कांस्टेंट नहीं होता, Q जीरो होता, हीट एक्सचेंज नहीं होती। अगर आप Q को कांस्टेंट कहोगे इसका मतलब है कि हमारे पास हीट है, प्रेजेंट है, तो Q को कांस्टेंट नहीं कहना, कहना है हीट एक्सचेंज नहीं होती। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, एक्सपेंशन का ही ड्रॉ करूंगा ताकि कंपैरिजन मिल जाए, तो ग्राफ कैसा होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है ये स्लो नहीं होता, ये फास्ट होता है। जैसे मैं अगर यहां पर इन एग्जांपल्स के अंदर मैं लोड के रिमूव करने की बात करता हूं, तो मैं लोड अगर सडनली रिमूव करूंगा तो लोड के सडनली रिमूव करने से सडन या फास्ट हमारे पास क्या होगी, एक्सपेंशन। सडनली अप्लाई करूंगा तो फास्ट होगी कंप्रेशन। तो यहां पर कंपैरिजन के अंदर अगर मैं स्लो और फास्ट की बात करूं, तो जब भी हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो सडन होगा, फास्ट होगा, कहीं पर ब्लास्ट होता है, टायर ब्रश करता है, तो याद रखिएगा कि हमारे पास ये एडियाबैटिक एग्जांपल्स हैं, और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, फास्ट जो होते हैं। एक्सप्लोजन होगा, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट लॉ इसको एक्सप्लेन नहीं करता। फर्स्ट लॉ सिंपल कहेगा कि एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन क्या प्रोसेस वापस हो सकता है खुद से, ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता। तो एडियाबैटिक प्रोसेस सडन होता है, फास्ट होता है आइडियली जब हम ये बात करते हैं, और इसी वजह से जब आप इसके ग्राफ को आइडेंटिफाई करोगे तो बड़ा आसान है इसको आइडेंटिफाई करना। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, स्लोप से। इसकी स्लोप अगर एक्सपेंशन की बात करें या कंप्रेशन की बात करें तो वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल के। अगर ये स्टेट P1 है तो ये हमारे पास P2, और आप देख सकते हैं कि स्लोप यहां पर क्या है, ज्यादा है, और ये रिप्रेजेंट करता है फास्ट को। अब यहां भी मैं आपको फार्मूला लिखवाना चाहूंगा, लेकिन ये फार्मूला ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं पढ़ते। ये फार्मूला आप लोग जब मोलर स्पेसिफिक हीट का टॉपिक पढ़ते हैं तो ये फार्मूला वहां पर आप लोग पढ़ते हैं वर्क का, और ये एमसीक्यू आ सकता है कि अगर आपने एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन को कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा एन सी वी डेल्टा टी। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। और जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ गैमा, तो ये फार्मूला चेंज होके बन जाता है एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 माइनस गैमा। और मैं बार बार कहूंगा कि ये फार्मूला आपको एमसीक्यूज में आ सकता है क्योंकि हमारी बुक में ये मेंशन है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने करनी है। एन गिवन होगा नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर का चेंज गिवन होगा, गैमा गैस की नेचर से पता चल जाएगा कि मोनो है, डाया है या पोली है। सॉल्व करेंगे, वर्क डन आपका कैलकुलेट हो जाता है। इन दोनों ग्राफ से मैं अगर इनकी इक्वेशन को लिखता हूं तो मुझे पता है कि आइसोथर्मल के अंदर पीवी कांस्टेंट होता है, और यहां जो v की पावर है 1 है, और यहां पर पीवी रेज टू पावर गैमा कांस्टेंट होता है। और हमें पता है कि जब रिलेशन इनवर्स हो और पावर 1 से ग्रेटर हो तो उतनी ग्राफ की स्लोप ज्यादा होती है। तो ये चीज यहां देखें, जब पावर 1 है हमारी स्लोप कम है, जब पावर गैमा, और गैमा हम जानते हैं 1 से क्या होता है, ग्रेटर, तो स्लोप क्या हो गई है, ज्यादा। तो अगर आप कंपेयर करते हो मोनो, डाया और पोली, तीनों की गैमा की वैल्यू डिफरेंट है, तो गैमा की वैल्यू डिफरेंट होगी तो तीनों का ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो तीनों की स्लोप भी डिफरेंट होगी। जिसकी गैमा की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में मोनो, डाया और पोली को आइडेंटिफाई करें, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी स्लोप से। स्लोप ज्यादा मींस गैमा की वैल्यू भी ज्यादा है। ये पॉइंट क्लियर है स्लोप वाला। चलिए अब नेक्स्ट मैं चलता हूं, ये दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जो बाकी दो है ना, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक, वो इतना मसला नहीं है। आइसोबैरिक में कहा जाता है आइसो बार, बार प्रेशर के लिए, कि जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, यहां कोई चीज जीरो नहीं होती।
क्योंकि हमारे फार्मूला में कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है फर्स्ट लॉ में जो प्रेशर कांस्टेंट होने से जीरो हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर मैं जब हीट की बात करूंगा तो यहाँ हीट वर्क डन प्लस डेल्टा यू के इक्वल है, कोई चीज़ जीरो नहीं है। अगर कोई चीज़ जीरो नहीं है तो फार्मूला ज़्यादा यूँ लिखा जा सकता है कि मैं वर्क डन की जगह क्या लिख दूँ, पी डेल्टा वी बस। तो यहाँ जगह Q इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, कांस्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये फर्स्ट लॉ की फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ पर ये QP मैं लिखूंगा इसको, ये QP के इक्वल है। सर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूएचएस के सिलेबस में इंक्लूडेड है। मोलर स्पेसिफिक हीट और इंटरनल एनर्जी, इन दोनों टॉपिक्स का ताल्लुक फर्स्ट लॉ से है। अगर फर्स्ट लॉ ना पता हो तो ना इंटरनल एनर्जी का टॉपिक कवर होता है, ना मोलर स्पेसिफिक हीट का टॉपिक कवर होता है। दूसरी चीज़, यूएचएस का सिलेबस फाइनल अनाउंस नहीं हुआ, तो हम अभी इसके बाद इवन सेकेंड लॉ को भी पढ़ेंगे कि अगर इन केस सेकेंड लॉ शामिल होता है तो हमें वो पता होना चाहिए। जैसे नम्स के अंदर हुआ है, सिलेबस को उन्होंने चेंज करके कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया है, तो यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी है। तो जब तक फाइनल सिलेबस अनाउंस नहीं होता हम लोग नहीं कह सकते कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो खुद से चीज़ नहीं सोचनी कि क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो आइसोबैरिक प्रोसेस का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, प्रेशर अलोंग y, वॉल्यूम अलोंग x, तो प्रेशर कांस्टेंट, ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये आइसोबैरिक की निशानी है, ये ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा। शानजा वेट कर लें, अभी हमने गैमा के बारे में पढ़ना है। क्यों जल्दी करते हैं, जो चीज़ अभी पढ़ी नहीं है उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। और क्या कल वैसे बता भी दिया था लेकिन आज के टॉपिक में शामिल है, आगे पढ़ना है हमने। एक गलत सवाल पूछते हैं सारे शुरू हो जाते हैं। तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, प्रेशर को, कि प्रेशर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं कि आइसोबैरिक में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहां वर्क डन का फार्मूला सिंपल है, P डेल्टा V, और इसको लिखा जा सकता है P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T, या NRT भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि वेरिएबल कोई ना कोई है, वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो किसी वेरिएबल की वजह से चेंज हो रहा है, और इस रिलेशन में वेरिएबल कौन होगा, वो डेल्टा T होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। आपको पता है कि डेल्टा V का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, आपका वर्क डन कैलकुलेट हो जाता है। आइसोकोरिक की तरफ चलते हैं। आइसोकोरिक में क्या चीज कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कि आपके पास गैस ना एक्सपैंड कर रही है ना कंप्रेस हो रही है। गैस ना एक्सपैंड हो रही है ना कंप्रेस हो रही है, तो वॉल्यूम के चेंज जीरो होने का मतलब होगा कि हमारा जो वर्क डन होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो अगर मैं अप्लाई करता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, तो Q हमारे पास इक्वल किसके है, वर्क पर प्लस डेल्टा यू के। तो इस इक्वेशन में अब क्या चीज जीरो है, वर्क डन। और अगर वर्क डन हमारे पास यहां पर जीरो होगा तो यहां पर Q इक्वल आ जाएगा डेल्टा यू के। अब यहां भी साइंस की वही गेम है कि साइन अगर Q पॉजिटिव हीट दोगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और Q नेगेटिव अगर हीट निकाल रही होगे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी, टेम्परेचर की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही होगी। वर्क डन यहां मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूं कि वर्क डन अगर प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल है, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो यहां वर्क डन की वैल्यू जीरो। तो चारों प्रोसेस के अंदर आपको वर्क के फार्मूलाज भी पता होने चाहिए कि हम किस तरह से हर एक में वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, प्रेशर अलोंग y, वॉल्यूम अलोंग x, तो इसका ग्राफ होगा पैरेलल टू y एक्सिस, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगा अगर प्रेशर अलोंग y है। अब ये हो गए चारों प्रोसेस कि हमारे पास आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक का कंपैरिजन क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास इन चारों प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू किस में मैक्सिमम है, अगर मैं सेम इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट कि स्टेट P1 V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो इन चारों प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम किस में होगी। अभी तक जितने आंसर मिल रहे हैं उसमें से अभिया का आंसर करेक्ट है, आइसोबैरिक इन केस ऑफ एक्सपेंशन, कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन होगी तो फिर आइसोबैरिक का वर्क डन मैक्सिमम होगा, और अगर कंप्रेशन होगी तो फिर एडियाबैटिक का वर्क डन मैक्सिमम होगा।
अभी तक जितने भी आंसर मिले हैं सिर्फ अबिहा का आंसर करेक्ट है, क्योंकि हम जब तक ये ना जाने कि एक्सपेंशन है कंप्रेशन है, हम नहीं बता सकते कि वर्क डन मैक्सिमम किस में होगा। इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन इज मैक्सिमम इन आइसोबैरिक, एंड इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन इज मैक्सिमम इन एडियाबैटिक। देखें कैसे। अब मैं दो ग्राफ एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्क डन की वैल्यू किस में मैक्सिमम है और किस में मिनिमम है। और ये जो ऊपर अरसलान बाबा ने सवाल किया था उसको जवाब भी इसका मिल जाएगा। एक्सपेंशन और कंप्रेशन, कंपेयर चीजें तभी होती हैं जब उनको सेम पॉइंट से कंपेयर किया जाए। आप डिफरेंट चीजों को कंपेयर नहीं करते, करना ही गलत है। आप ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारे पास मैट्रिक के स्टूडेंट जो हैं उनके कॉन्सेप्ट वीक होते हैं एज कम्पेयर टू एफएससी स्टूडेंट। ये गलत है, टोटली कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा ना एक्सपेंशन और कंप्रेशन का, कंडीशन होगी स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट। अब इसको मैं ग्राफिकली अगर कहूं, मेरा इनिशियल पॉइंट है P1 और यहां पर मेरा वॉल्यूम है V1। अब मैं ग्राफ को ड्रॉ करता हूं। पहले मुझे आप लोगों ने बताना ये सारे ग्राफ जो मैं ड्रॉ करूंगा ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये ग्राफ मेरे पास है A जो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरा ग्राफ मेरे पास है B, इसको मैं पिंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थर्ड मेरे पास जो ग्राफ है वो है C, मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जो फोर्थ मेरे पास ग्राफ है दैट इज D, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, व्हाइट से। इन चारों ग्राफ के बारे में बताएं, ये चारों ग्राफ A B C D कौन से प्रोसेस हैं, A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है, D कौन सा है। सिमिलरली जब मैं कंप्रेशन की बात करूंगा मुझे दोबारा ये काम करना पड़ेगा कि मुझे सेम इनिशियल पॉइंट लेना पड़ेगा और उस पॉइंट से मुझे वापस जाना पड़ेगा कंप्रेशन। अब मैं पॉइंट यहां पर इसको लूंगा कि मेरा ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट है P1 और यहां वॉल्यूम है V1। अब मेरा पहला ग्राफ वही ब्लू से A, दूसरा ग्राफ मेरा पिंक से B, तीसरा ग्राफ मेरा ग्रीन से C, और चौथा ग्राफ मेरा व्हाइट से और वो है D। जी, A आइसोबैरिक है, B आइसोथर्मल है, C एडियाबैटिक है और D आइसोकोरिक है। बिल्कुल ग्राफ की शेप हमें बता रही है कि A कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है आइसोबैरिक, B और C किसकी स्लोप ज्यादा है, C की, तो C एडियाबैटिक है, B आइसोथर्मल है और D की स्लोप क्या है, ये बताएगा D की स्लोप क्या है। दोनों ग्राफ में D की स्लोप क्या है, ये तो बिल्कुल आप लोगों ने आंसर दे दिया सही कि हमारे पास जो A है, B है, C है, D है। A आइसोथर्मल है, सॉरी आइसोबैरिक, कांस्टेंट प्रेशर। जो B है स्लोप कम, वो आइसोथर्मल है। C स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल, एडियाबैटिक है। जी स्लोप इनफाइनाइट है। अतीक का आंसर करेक्ट है, अनीस का, सिद्धू का आंसर करेक्ट है। स्लोप जीरो नहीं इनफाइनाइट है। 90 डिग्री पर tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और स्लोप 10 है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस की स्लोप इनफाइनाइट होती है, तो D जो है वो आइसोकोरिक है। मैं अगर इनकी स्लोप के बारे में बात करूं तो हमारे पास जो आइसोबैरिक होती है उसकी स्लोप जीरो होती है क्योंकि एंगल जीरो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आइसोथर्मल की जो स्लोप है और एडियाबैटिक की, इनकी कंपेयर अगर करें तो आइसोथर्मल की स्लोप कम होती है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक, एडियाबैटिक की ज्यादा होती है। और आइसोकोरिक की स्लोप हमेशा इनफाइनाइट होती है क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है। अब अगली बात मुझे बताएं कि पीवी ग्राफ में वर्क डन कैसे फाइंड होता है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, स्लोप से या एरिया से। पीवी डायग्राम में वर्क डन स्लोप से आता है या एरिया से आता है, एरिया से। बिल्कुल ठीक है। अब जरा एक्सपेंशन और कंप्रेशन में मुझे बताएं, एक्सपेंशन में किस ग्राफ के नीचे एरिया ज्यादा है, एरिया अंडर द कर्व टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस, और कंप्रेशन में किस ग्राफ के नीचे एरिया ज्यादा है टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस।
दोनों केसेस में बताएं कि किस केस में हमारे पास एरिया ज्यादा है। और ये नजर भी आ रहा है हमें कि अगर दोनों में ग्राफ को कंपेयर करता हूं तो एरिया अंडर द ग्राफ मेरे पास इक्वल आएगा वर्क डन के। एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ किस एक्सिस की तरफ, टुवर्ड्स वॉल्यूम एक्सिस, ये इक्वल होगा वर्क डन के। तो जिसका एरिया ज्यादा वर्क डन ज्यादा। तो एक्सपेंशन में नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो ए के नीचे का है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और डी का तो वर्क डन ही जीरो है। तो फिर मुझे आंसर मिल गया कि एक्सपेंशन के केस में जो वर्क डन है दैट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ आइसोबैरिक, देन वर्क डन इज इन आइसोथर्मल, और सबसे कम जो वर्क डन होगा फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट वो एडियाबैटिक में होगा। लेकिन कंप्रेशन की जब बात करेंगे ये आंसर आपका रिवर्स हो जाएगा। कंप्रेशन में सबसे ज्यादा जो वर्क डन है वो सी के नीचे है, और सी कौन है, एडियाबैटिक। अब मेरा आंसर होगा वर्क डन इज मैक्सिमम इन एडियाबैटिक, उसके बाद आइसोथर्मल के नीचे एरिया, तो वर्क डन इज मैक्सिमम देन इन आइसोथर्मल, और फिर मेरे पास कौन आएगा, आइसोबैरिक आएगा। तो कभी ये नहीं कहना कि वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ आइसोबैरिक, ये कहना है वर्क डन इज मैक्सिमम इन आइसोबैरिक फॉर एक्सपेंशन केस एंड वर्क डन इज मैक्सिमम इन एडियाबैटिक फॉर कंप्रेशन केस। तो उम्मीद है ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हमसे वर्क डन का सवाल पूछेगा तो वो साथ एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि अधूरा सवाल पूछ ले आपसे, बस क्या वर्क डन कहाँ मैक्सिमम है, वो साथ ग्राफ देगा या कंडीशन देगा, और उससे हम देख के बताएंगे कि वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, और एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में जो आंसर होगा वो डिफरेंट होगा। ये चारों प्रोसेस क्लियर हो गए आप लोगों को, और इन चारों के जो ग्राफ हैं वो भी क्लियर हो गए, इन चारों के वर्क डन का भी पता चल गया, इन चारों की स्लोप का पता भी चल गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या आंसर दोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, चाहे वो एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, क्या स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? जी, सबका आंसर ठीक है, स्लोप नेगेटिव है। क्योंकि अगर हम ग्राफ को देखें, जो ग्राफ में अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं यहां पर या यहां पर या यहां पर या यहां पर, मेरा एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो अगर एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा स्लोप नेगेटिव है। तो याद रखिएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन, हमारी स्लोप जो होती है वो नेगेटिव होती है। चलें अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा इसी से रिलेटेड, जो मैंने पढ़ा इसी को यूटिलाइज मैंने करना है। इसके जो रिजल्ट्स हैं कि अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट्स की बात करूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट है, जो क्यूपी है वो इक्वल है पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू, और जो मेरे पास यहाँ पर क्यू वी है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट है, वो सिर्फ किसके इक्वल है, वो डेल्टा यू के इक्वल है। ये चीज़ें यूज होती हैं आगे फर्दर मोलर स्पेसिफिक हीट के टॉपिक में। अब हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट और उसकी टाइप्स की। मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन हम पहले भी कर चुके हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था ये यूनिट मैंने वहां बात की थी स्पेसिफिक हीट की और मोलर स्पेसिफिक हीट की। मोलर स्पेसिफिक हीट होती क्या है, इसको अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफाइन करें तो कहा जाता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर। अगर तो लेटेंट हीट होती है तो स्टेट चेंज होती है, और ये स्पेसिफिक हीट है, ये टेम्परेचर चेंज करेगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर किसका, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। फॉर 1 मोल ऑफ गैस कितना चेंज करना है, बाय 1 केल्विन, कि 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। कैसे लिखा जाता है, हीट का फार्मूला हमारे पास होता है एन सी डेल्टा टी, और यहां से अगर मैं सी का रिलेशन लिखता हूं तो सी किसके इक्वल आएगा, सी विल बी इक्वल टू क्यू ओवर
एन डेल्टा टी, और ये कांस्टेंट है। हाँ ये ज़रूर है कि सी की वैल्यू अगर किसी हमारे पास गैस के लिए ज़्यादा है तो हमें हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन ओवरऑल याद रखिएगा कि क्यू सी पे डिपेंड करेगा, सी क्यू और डेल्टा टी पे और एन पे डिपेंड नहीं करती, इसी वजह से इसको स्पेसिफिक कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर इसके यूनिट के बारे में पूछा जाए, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसका यूनिट, तो हीट का जूल, साथ आएगा नीचे पर मोल और पर केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट का यूनिट है, और यही यूनिट हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट का भी होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर टाइप्स की बात की जाए तो दो इसकी टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ फौरन किसी के माइंड में सवाल आएगा जब इन टाइप्स की बात करेंगे कि बाकी दो क्यों नहीं डिस्कस करते। अब ये नाम आपको पता चलेंगे फिर माइंड में आएगा कि बाकी दो कौन से हैं। एक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी आइसोबैरिक प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस। अब बाकी दो प्रोसेस कहां पर गए? एडियाबैटिक प्रोसेस की बात भी नहीं हुई और ना आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हुई, सिर्फ इन्हीं दो की बात क्यों होती है? क्योंकि उन दो के मैं अगर रिजल्ट्स को देखूं तो एक का रिजल्ट 0 आएगा और एक का रिजल्ट इंफिनिटी आएगा। अब ये पॉइंट आपको बड़ा आसान है समझाना कि किसका 0 आएगा और किसका इंफिनिटी आएगा। ये पॉइंट मैं अगर यहां पर लिखता हूं कि मेरे पास अगर प्रोसेस है आइसोथर्मल, जो ऊपर अगर आपने टेबल नोट किया है तो वहां पर भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का चेंज 0 होगा। अगर टेम्परेचर का चेंज हमारे पास 0 होगा तो फार्मूला के अंदर जो मोलर स्पेसिफिक हीट का है वहां अप्लाई करें और देखें रिजल्ट क्या आएगा। डिनोमिनेटर के अंदर डेल्टा टी है, जब डेल्टा टी 0 तो कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। तो कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो जब टेम्परेचर ने चेंज ही नहीं होना, जितनी मर्जी आप हीट प्रोवाइड कर दें हमारे पास उसका टेम्परेचर 1 केल्विन कभी चेंज नहीं होगा। और जब हम बात करते हैं दूसरे केस में फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, और अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, Q 0 है, तो अब अगर अपने आप फार्मूला के अंदर Q को 0 पुट करें तो Q कहां पर है? Q हमारे पास है न्यूमरेटर में, तो Q अगर 0 होगा तो ऑटोमेटिकली जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। तो ये दो वैल्यूज हम डिटरमिन ही नहीं करते, इस वजह से इनको डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि एक 0 है, एक इनफाइनाइट है। एक में हीट प्रोवाइड नहीं करनी एडियाबैटिक, तो फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कहां से आ गई? एक में टेम्परेचर ने चेंज ही नहीं होना, तो फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कहां से आई? तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मोलर स्पेसिफिक हीट डिस्कस की जाती है एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको सिंबलाइज करते हैं Cp से, और डिस्कस की जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसे डिस्कस करते हैं Cv। अगर इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट आए तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर और 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड Cp, molar specific heat at constant pressure, and amount of heat required to change the temperature of 1 mole of gas by 1 Kelvin at constant volume is Cv। अब दोनों के रिलेशंस में अगर लिखता हूं तो रिलेशंस किस तरह से लिखेंगे? अगर मैं Cp का रिलेशन लिखूंगा तो Cp इक्वल आएगा Qp ओवर N डेल्टा T। अब यहां पर हमें हेल्प पड़ेगी Qp की वैल्यू पुट करने में। फर्स्ट लॉ के मुताबिक Qp दो चीजों का सम है, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का चेंज, और ये डिवाइड होगा एन डेल्टा टी से। ये फर्स्ट लॉ की जरूरत पड़ी हमें। इसी तरह से मैं अगर Cv की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो Cv का फार्मूला बनेगा Qv ओवर एन डेल्टा टी, और Qv की वैल्यू क्या है? वर्क डन तो 0 होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो सिर्फ डेल्टा U और नीचे आएगा n डेल्टा टी। ये बात क्लियर हो गई कि Cv और Cp की वैल्यू। अब यहीं से हमें पता चल जाता है कि इनका आपस में कंपैरिजन क्या है। दोनों के अंदर नंबर ऑफ मोल 1 होंगे, दोनों में टेम्परेचर का चेंज 1 केल्विन होगा, तो बताएं क्या Qp ग्रेटर है या Qv ग्रेटर है? अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं
तो कंपैरिजन में मुझे बताएं कि क्या QP ग्रेटर होगा या QV ग्रेटर होगा। QP, क्योंकि QP वर्क और डेल्टा U का सम है और QV अकेला डेल्टा U है और डेल्टा U दोनों में सेम है। इंटरनल एनर्जी का चेंज इक्वल है क्योंकि दोनों में टेम्परेचर का चेंज इक्वल है। तो जब आप कंपैरिजन करते हो तो आप कहते हो कि जो QP है वो वर्क डन प्लस डेल्टा U के इक्वल है और जो QV है वो सिर्फ डेल्टा U के इक्वल है। तो जब मैं डेल्टा U की जगह QV पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा QP इज इक्वल टू वर्क डन प्लस QV। तो यहां से हमें मिल गया एक रिलेशन, वो ये कि QV जब वर्क डन में ऐड होगा तो फिर QP के इक्वल आएगा। तो QP इज ग्रेटर देन QV। कितना ग्रेटर है? इतना ग्रेटर है कि जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो वर्क डन के इक्वल आ रहा होगा। ये इनका कंपैरिजन बनेगा QP और QV के डिफरेंस का। और चूंकि QP ग्रेटर है और CP यहां QP और CP यहां QV की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, नीचे तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, टेम्परेचर का चेंज भी, नंबर ऑफ मोल भी। तो फिर हम यहां पर क्या कहते हैं कि इफ QP इज ग्रेटर देन QV देन CP इज ग्रेटर देन CV। अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature at constant pressure is always greater than at constant volume। और रीजन हमें हीट ज्यादा रिक्वायर्ड है। एक में हीट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और एक में हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज भी करेगी उतना ही, और साथ साथ उसमें मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस भी करेगी, वर्क डन को प्रोड्यूस भी करेगी। तो CP ग्रेटर है एज कंपेयर टू CV। अब इनमें अगर रिलेशन की बात करें कि CP और CV का आपस में क्या रिलेशन बनता है, तो CP और CV के दो हमारे पास रिलेशन यूज होते हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि CP ग्रेटर है। CP और CV का डिफरेंस हमेशा R होगा और R आप जानते हो कि 1 से क्या होता है? ग्रेटर। तो ये बताएगा कि CP CV से ग्रेटर है। और दूसरा हमें रिलेशन ये बताता है कि जो गैमा है कांस्टेंट, ये CP और CV के रेशो के इक्वल है। और आपको पता है गैमा भी 1 से ग्रेटर है हमेशा। अगर गैमा भी 1 से ग्रेटर है हमेशा, तो अगर ये CP और CV की रेशो है तो ये भी ये एक्सप्लेन कर रहा है कि न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉल है। तो ये दो रिलेशन आप लोगों ने याद रखने हैं अपने क्वेश्चंस के लिए कि डिफरेंस और रेशो। और यहां मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि फॉर डिफरेंट गैसेस ऑफ गैसेस, फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ गैसेस, चाहे वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कोई भी है, हीलियम है, SO2 है, NO3 है, सब के लिए CP माइनस CV इसका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा क्योंकि CP माइनस CV का डिफरेंस तो R है और जनरल गैस कांस्टेंट तो हर एक के लिए सेम है। लेकिन फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ गैसेस इनकी रेशो सेम नहीं आएगी क्योंकि रेशो किसके इक्वल है? गैमा। और गैमा डिपेंड करती है हमारे पास एटॉमिसिटी के ऊपर, मोनो के लिए कुछ और, डाया के लिए कुछ और, पोली के लिए कुछ और। और ये आपको वैल्यूज पता है कि गैमा की वैल्यू मोनो, डाया और पोली के लिए क्या होती हैं। और यहाँ एक फार्मूला मैं बता दूं गैमा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जिसकी बात मैंने कल भी की थी, वो है 1 + 2/f। याद है f क्या था? जी बिल्कुल, f जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आपको पता है कि मोनोटॉमिक, डायाटॉमिक और पॉलीटॉमिक के लिए क्या होती है? मोनो के लिए 3, डाया के लिए 5 और पोली के लिए या तो 6 होती है और कुछ गैसेस के लिए 7 होती है। 6 पुट करेंगे तो गैमा 1.33 आएगा, 7 पुट करेंगे तो हमारी बुक के मुताबिक वैल्यू 1.29 आएगी। तो f बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है, f हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये f की वैल्यू याद रखने का फायदा होगा कि अगर आपको f की वैल्यू पता है आप डायरेक्ट यहां से गैमा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब गैमा आ जाएगा तो आपके पास CP और CV की वैल्यू, और इवन मैंने कल आपको CV का फार्मूला भी बताया था इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलें, ये तो हो गए हमारे पास रिलेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और इसके अलावा गैमा इज इक्वल टू CP ओवर CV। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको इनकी वैल्यूज का बताता हूं, फिर एक कंपैरिजन भी देख लेंगे वैल्यू का। क्वेश्चन सिंपल है, कोई इतना मुश्किल सवाल इससे रिलेटेड नहीं होता अगर आपको ये फार्मूलाज पता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इफ CV इज इक्वल टू 5/2R, अगर CV 5/2R के इक्वल है तो आपने ये बताना है कि हमारे पास जो गैमा है उसकी वैल्यू क्या आएगी।
और साथ ये बताना है कि ये कौन सी गैस है, क्या ये मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है। अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी आप लोग कर सकते हैं। वो क्या, जैसे ये गैमा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, इसी तरह सीवी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और वो क्या है, F/2 इंटू आर। तो ये जो F की वैल्यू आपके पास होगी ये आपको बता देगी ये कौन सी गैस है। ये सबसे आसान मेथड है। यहाँ पर F क्या है हमारे पास 5, इसका मतलब ये कौन सी गैस है, ये डायटोमिक है। सॉल्व किए बगैर ही पता चल जाता है कौन सी गैस है। लेकिन अगर सॉल्व करना पड़े, हमें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में ना याद हो, क्योंकि हम तो नहीं पढ़ते एफएससी में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है, तो फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले CP माइनस CV इज इक्वल टू आर के फार्मूला से CP कैलकुलेट कर लेंगे। CP हमारे पास इक्वल आ जाएगा CV प्लस आर। जो CV की वैल्यू है वो 5/2R प्लस आर के इक्वल है। तो यहां पर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आपके पास आएगा 2, 5R प्लस 2R, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7/2R। ये CP की वैल्यू आ गई। अब CP हमारे पास 7/2R आ गया। अब गैमा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। गैमा इक्वल होता है CP डिवाइड बाय CV। तो CP 7/2R और CV 5/2R। R भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 7/5 और 7 को 5 से डिवाइड करें तो गैमा आता है 1.4। और 1.4 हमारे पास किस गैस के लिए होता है गैमा की वैल्यू, ये डायटोमिक गैस के लिए होता है। और ऐसा सवाल पास पेपर में आ चुका है कि जिसमें आपको CV गिवन है, CP फाइंड करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको CP, CV और गैमा का टेबल बता देता हूं। क्वेश्चन आपको अगर ये फार्मूलाज पता है आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले कॉलम में मैं मेंशन करता हूं कि गैस जिसकी हम बात कर रहे होंगे। दूसरे कॉलम में मैं बात करूंगा कि हमारे पास उस गैस के लिए CP की वैल्यू को क्या है, फिर मैं बात करूंगा CV की वैल्यू, फिर गैमा। गैस है मोनोटॉमिक, फार्मूला यूज करें CV का। अगर मैं CV का फार्मूला यूज करता हूं F/2 इंटू आर, तो मोनोटॉमिक के लिए हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है वो कितनी है, वो वैल्यू हमारे पास है 3। तो ये मेरे पास आएगा 3/2 इंटू आर। ज़िया खलील मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम भी। अब ये जो 3/2R आया, इसकी वजह क्या है, ऊपर जो फार्मूला लिखा था CV और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मोनोटॉमिकली 3। अब CP जब पता चल जाएगा CV, तो CP फाइंड हो जाएगा, चाहे सॉल्व करके कर लें चाहे याद कर लें। ये आपके पास आएगा 5/2R, न्यूमरेटर 2 ज्यादा होगा। और जब गैमा फाइंड करेंगे गैमा आएगा 5/3, और 5/3 हमारे पास क्या होता है 1.67। दूसरी मेरे पास गैस कौन सी है, दूसरी मेरे पास जो गैस है वो डायटोमिक है। डायटोमिक गैस में क्या आएगी CV की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो ये आएगा 5/2R। न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें, 5 + 2 7, तो ये आपके पास आएगा 7/2R। सॉल्व कर लें या डायरेक्ट याद रख लें। और जब रेशो लेंगे तो ये आएगा 7/5, जो भी हमने सॉल्व भी किया ये 1.4 होता है। और थर्ड, अगर हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक गैस की, तो पॉलीएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होता है वो 7 होता है या 6 होता है। अगर मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग बात करूं FSC, तो हमारी FSC के अंदर 7 मेंशन है, 7 के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखी हुई है। लेकिन कहीं पर अगर 6 के अकॉर्डिंग भी हो तो वो गलत नहीं है। तो 7 के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं तो वो आपके पास आएगा 7/2R। न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें या सॉल्व करके देखें तो 9/2R। रेशो लेंगे 9/7 और 9/7 आएगा 1.29। ये वैल्यूज हैं जो आप लोगों को याद रखनी है क्वेश्चंस के लिए। और आप सीक्वेंस एक देखें क्या, 5 7 9, न्यूमरेटर में 2 ऐड हो रहा है, 3 5 7। और हमेशा जो CP है वो CV से ग्रेटर है, और CP और CV का जो डिफरेंस होगा आप वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हो कि वो R के इक्वल आएगा। तो ये वैल्यूज हमें फाइंड करने में कौन हेल्प करेगा, अगर हमें 2 शॉर्टकट्स पता हो। अगर हम इस पूरे टेबल को लिखना चाहते हैं वो शॉर्टकट्स क्या हैं, एक CV का डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में F/2R, और दूसरा शॉर्टकट जो आप लोगों को हेल्प करेगा ये तमाम वैल्यूज को याद रखने में गैमा का
गैमा क्या है 1 प्लस 2 ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये पूरा टेबल आपका इजीली बन जाएगा। अब ये तीनों जो मेरे पास गैसेज हैं, इनको आप ग्राफिकली अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर पीवी रेज टू पावर गैमा कांस्टेंट है और गैमा हर गैस के लिए डिफरेंट है। जितना गैमा ज्यादा होगा उतनी हमारे पास उसकी जो स्लोप होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं यहां अगर तीनों ग्राफ को कंपेयर करना चाहता हूं, तीनों गैसेस को फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, कि तीनों गैसेस एक ही पॉइंट से हमारे पास एक्सपैंड करें और वो पॉइंट है मेरे पास 1 का, जहां प्रेशर है P1 और जहां वॉल्यूम है मेरे पास V1। तो मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करता हूं कि मेरे पास ये A ग्रीन से, ये B और थर्ड में अगर यहां पर ब्लू से शो करता हूं C, तो किसकी स्लोप ज्यादा है, C की। तो मतलब अगर मैं यहां सवाल आपसे पूछूं कि A कौन सी गैस है, B कौन सी है, C कौन सी है फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो जिसकी गैमा की वैल्यू ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। तो गैमा किसका ज्यादा, मोनोटॉमिक। तो C मेरे पास है मोनो, B है मेरे पास डाया और A मेरे पास क्या है, वो पोली है। तो ग्राफ से भी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर वैल्यूज इनिशियल क्या होंगी, वो सेम होंगी, फाइनल सेम नहीं आ सकती, लेकिन इनिशियल की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास सेम हो सकती है। फाइनल ऑब्वियसली प्रोसेस डिफरेंट होंगे तो तीनों का फाइनल जो पॉइंट आएगा वो डिफरेंट आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूं इसी टॉपिक से रिलेटेड। कि अगर जनरल गैस कांस्टेंट और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की रेशियो फाइंड की जाए तो ये किसके इक्वल आएगा, R ओवर Cp इज इक्वल टू, और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करें कि अगर R ओवर Cv लिया जाए तो फिर ये किसके इक्वल आएगा। और दोनों का आंसर आप लोग इन टर्म्स ऑफ गैमा देंगे। गैमा के अलावा आपके आंसर में कोई वेरिएबल और नहीं आएगा। 1 और गैमा, गैमा डिवाइड हो रहा है 1 से, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लस हो रहा है, जो भी है, आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ गैमा आना चाहिए। मैं बल्कि आपको ऑप्शंस लिख देता हूं, उन 4 ऑप्शन में से इनके आंसर आएंगे। ऑप्शन मेरे पास क्या है, गैमा -1, गैमा +1, 1 प्लस 1 ओवर गैमा एंड 1 माइनस 1 ओवर गैमा। दोनों के आंसर इन 4 ऑप्शन में से बताएं कौन सा होगा। सना तारीख किसका डी आंसर है, ये भी बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन का डी है, सेकंड का डी है, ये मेंशन किया करें। जी आंसर मिल गए। अब देखते हैं कि आंसर किसका करेक्ट है और किसका इनकरेक्ट है। देखें आपको फॉर्म जो क्वेश्चन है उसको देख के समझ आना चाहिए कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं। ऑप्शन के अंदर वैल्यू पुट कर दें गैमा की, गैमा Cp ओवर Cv, सॉल्व करके देखें कि वो कौन सा आंसर आता है। और दूसरा मेथड ये है कि क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। R Cp से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब Cp माइनस Cv का फार्मूला यूज हो रहा है। इसमें R Cv से डिवाइड हो रहा है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें किस से, Cp से, और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें किस से, Cv से। जब फर्स्ट इक्वेशन को मैं Cp से डिवाइड करूंगा तो Cp ओवर Cp माइनस Cv ओवर Cp इज इक्वल टू R ओवर Cp। नेक्स्ट Cp ओवर Cp मेरे पास आ गया 1। अगर तो ये होता Cp ओवर Cv तो गैमा होता, अगर ये Cv ओवर Cp है तो ये 1 ओवर गैमा, तो मीन्स R ओवर Cp का जो आंसर है वो 1 माइनस 1 ओवर गैमा है। तो फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर मेरे पास आ गया, और उसका आंसर क्या है, उसका आंसर मेरे पास है डेल्टा 1 माइनस 1 ओवर गैमा। सेकेंड को भी इसी तरह सॉल्व करें, इसको Cv से डिवाइड किया है तो Cp ओवर Cv माइनस Cv ओवर Cv इज इक्वल टू R ओवर Cv। अब यहां कैंसिल, Cp ओवर Cv क्या होता है, गैमा, तो गैमा -1 इज इक्वल टू, तो जो सेकंड क्वेश्चन था उस सेकंड क्वेश्चन का
जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, दैट इज गैमा -1 और वो अल्फा। तो ये इसको सिंपल सॉल्व करने का मेथड है। और फिर आप इसको डिफरेंट फॉर्म में सॉल्व करके मजीद लिख सकते हैं कि मतलब यहां पर आप CV की वैल्यू और CV की वैल्यू भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R। जैसे मैं अगर फर्स्ट वाले को सॉल्व करता हूं, यहां से मेरे पास CP किसके इक्वल आएगा R डिवाइड बाय 1 - 1 ओवर गैमा। और यहां से अगर मैं CV की वैल्यू निकालना चाहूं तो CV किसके इक्वल है, R ओवर गैमा -1। तो क्वेश्चन यू भी पूछा जा सकता था कि R ओवर 1 - 1 ओवर गैमा किसके इक्वल है और R ओवर गैमा -1 किसके इक्वल है। तो इस फॉर्म में भी आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं।